हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स के जो 4 सदस्य आपके कोर्स में हैं, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसोरस और फ्यूमेरिया, चारों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब यूनिट 4 के अंतर्गत जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है और वो है आपका लाइकेन। लाइकेन को हिंदी में बोलते हैं अपन शैवाल। ठीक है, हम सबने अच्छे से लाइकेन पढ़ रखा है। लाइकेन क्या होता है? यह लाइकेन दो जीवों के मध्य पाया जाने वाला वह सहजीवी संबंध होता है जिसमें पाए जाने वाले दोनों जीव एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। तो आप सब पढ़ के आए हैं कि लाइकेन के अंदर दो सदस्य पाए जाते हैं। एक तो होता है आपका शैवाल और दूसरा सदस्य आपका कौन सा होता है? कवक। ठीक है, तो विज्ञान के अंतर्गत इस लाइकेन की संरचना में पाए जाने वाले कवक को अपन क्या बोलते हैं? कवकांश या माइकोबायोम, क्योंकि कवक विज्ञान को माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें पाए जाने वाले जो शैवाल सदस्य है उसको शैवलांश या फाइकोबायोन्ट भी कहा जाता है। तो लाइकेन किस किस से मिलकर बनने वाली प्लांट बॉडी है? शैवाल से और कवक से। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें लाइकेन का या शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसे शैवाल विज्ञान कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। ठीक है, और शैवाल विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को लाइकेनोलॉजिस्ट या शैवाल विज्ञान का विशेषज्ञ भी कहा जाता है। ठीक है, तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें अपन लाइकेन का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? साइंटिस्ट है आपके थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक है जिन्होंने लाइकेन शब्द दिया था सर्वप्रथम। उसके बाद आता है, देखो, लाइकेन दो शब्दों से मिलकर बना है, कवकांश और शैवलांश। अब कवक की क्या भूमिका होती है? यहाँ पर कवक जो है वो अपने कवक सूत्रों की या हाइफी की सहायता से लाइकेन या इस शैवाल की पूरी शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है, जिसके अंदर शैवाल की कोशिकाएं धसी हुई रहती है। तो लाइकेन की बॉडी बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कवक रिस्पॉन्सिबल होता है। और मोस्टली यहाँ कौन से वर्ग के कवक होते हैं? एस्कोमाइसेटीज। और कुछ लाइकेन में बेसिडियोमाइसेटीज वर्ग के सदस्य भी पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कवक जो है वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी करता है, मतलब इस लाइकेन को निर्जलीकरण की अवस्था से मुक्त करवाता है। ठीक है, उसके बाद आता है शैवलांश। तो शैवाल जो है, यहाँ शैवालों में क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल वर्णक पाए जाने के कारण शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है, जिसको कौन काम में लेता है? कवकांश। तो कवकांश तो लाइकेन की बॉडी निर्मित करता है, मतलब शैवालों को आश्रय प्रदान करता है, जबकि इसके बदले में शैवाल कवकों को क्या प्रदान करते हैं? भोजन प्रदान करते हैं। शैवलांश जो है वो मोस्टली इसके अंतर्गत ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल या फिर नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी के सदस्य पाए जाते हैं। लाइकेन जो है उनकी वृद्धि कैसी होती है? अत्यधिक धीमी होती है। साथ ही साथ ये जो होते हैं वो नमी वाले या आर्द्रता वाले स्थानों पर बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं, जैसे कि आपकी चट्टानों पर बहुत अधिक देखने को ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लाइकेन की आंतरिक संरचना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, लाइकेन जो है जिसकी आंतरिक संरचना है ये 4 भागों से मिलकर के बनी होती है। सबसे पहला आता है बाहरी बलकुट, दूसरा आता है प्रकाश संश्लेषी शैवालीय भाग, तीसरा आता है मज्जा क्षेत्र और चौथा आता है आपका आंतरिक बलकुट भाग। ठीक है, तो इधर देखिए लाइकेन की जो सबसे बाहरी परत होती है, जो सबसे ज्यादा क्या होती है? बाहरी बलकुट लेयर होती है और सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है, जो उसे बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले कवक तंतु कैसे होते हैं? ढीले होते हैं, मतलब ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते, ढीले होते हैं, ढीले रूप से अरेंज रहते हैं तथा सुगठित रूप से पाए जाते हैं। ऐसे संरचना को क्या कहते हैं? बाहरी बलकुट क्षेत्र। देखो, या तो इसमें ढीले मिलते हैं जो कि एक
कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते, या कैसे मिल सकते हैं, सुगठित रूप से या गुथे हुए रूप से मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ छिद्र, श्वास छिद्र भी पाए जाते हैं जो कि सांस लेने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि कई बार यहाँ पर वायु अवकाश या तो मिलते हैं, या तो अनुपस्थित होते हैं, और ये मिलते भी हैं तो कुछ चिपचिपे पदार्थों से भरे हुए रहते हैं। तो ये है आपका बाहरी वलकुट क्षेत्र। उसके बाद देखो, पहला मतलब है बाहरी वलकुट क्षेत्र, फिर बाहरी वलकुट क्षेत्र के नीचे आता है प्रकाश संश्लेषी भाग। अब हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषी भाग है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कौन पाया जाएगा, शैवाल, जो कि किसमें मदद करेंगे, फोटोसिंथेसिस में। तीसरा आता है मज्जा क्षेत्र या मेडुलरी रीजन। तो तीसरा देखो, यहाँ मज्जा छिद्र होता है, ये जो है वो लाइकेन का केंद्रीय भाग होता है जिसके अंदर पाए जाने वाले कवक तंतु असंगठित रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है, असंगठित रूप से यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर वायु स्थान भी उपस्थित होते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन, वायु पॉकेट बोलते हैं। और लास्ट आता है आंतरिक वलकुट। तो ये देखिए, ये चौथे नंबर का आंतरिक वलकुट क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत ये जो भाग है आंतरिक वलकुट भाग, ये कैसा भाग होता है, वलकुट वाले भाग का सबसे महीन वाला भाग और सबसे अंदर का या आंतरिक भाग होता है, जिसके आधारीय भाग पर एक संरचना दिखाई देती है, इसको अपन बोलते हैं राइजीन। राइजीन का क्या काम है, ये किसी भी लाइकेन को किसी अधोस्तर या सबस्ट्रेटम या किसी सतह से चिपकाए रखने में या उससे संलग्न रखने में क्या करती है, मदद करती है। तो आंतरिक संरचना के चार भाग हो गए, बाहरी वलकुट क्षेत्र, प्रकाश संश्लेषी शैवालीय भाग, मज्जा क्षेत्र, और चौथा आपका आंतरिक वलकुट। अब देखिए लाइकेन के प्रकार। लाइकेन देखिए तीन प्रकार के होते हैं, पर्पटीय लाइकेन, पर्णिल लाइकेन, और एक होते हैं आपके छुपिल लाइकेन। ठीक है, पर्पटीय लाइकेन वो लाइकेन होते हैं जो किसी भी आधार के समानांतर वृद्धि करते हैं, मतलब जिस भी आधार पर ये सबस्ट्रेटम पर ये पाए जाते हैं उस आधार के बिल्कुल पैरेलल या समानांतर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और ये किसी भी चट्टान या फिर पेड़ों की छाल पर एक परपटी या दानेदार संरचना के रूप में, परपटी मतलब परत के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है आपका राइजोकॉर्पोन। तो ये राइजोकॉर्पोन का डायग्राम है, देखिए जो राइजोकॉर्पोन है कहाँ मिलता है, या तो चट्टानों पर या फिर पेड़ों की छाल पर परपटी या पपड़ी के समान पाया जाता है और आधार के समानांतर क्या करता है, वृद्धि करता है। दूसरा आता है पर्णिल लाइकेन। पर्णिल का मतलब होता है पत्ती के समान। तो ये लाइकेन ऐसे लाइकेन होते हैं जिनके किनारों से पर्णिल आपकी पालियां, पालियां मतलब होता है लोब्स, निकले हुए रहते हैं, मतलब इनके किनारों से पर्णिल या पत्ती के समान पालियां या लोब्स निकले हुए रहते हैं। साथ ही साथ ये लाइकेन राइजीन की सहायता से किसी अधोस्तर से चिपके हुए रहते हैं। राइजीन अभी अपन पढ़ के आए थे। राइजीन देखो, इनके आधारीय भाग से निकलने वाली वो बाह्य वृद्धि या अति वृद्धि होती है जो कि किसी भी चट्टानों की दरारों में अंदर तक प्रवेश करके इस लाइकेन को स्थिर रखने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल पार्मेलिया, तो ये है आपका पार्मेलिया। तीसरा आता है छुपिल लाइकेन। छुपिल लाइकेन मतलब ऐसे लाइकेन जो कि कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, रिबन के समान भी दिखाई दे सकते हैं, और साथ ही साथ अत्यधिक क्या होते हैं, शाखित होते हैं, मतलब इनमें शाखाएं निकली होती हैं और झाड़ीनुमा दिखाई देते हैं, तथा इनके आधारीय भाग पर कुछ श्लेष्मीय डिस्क के समान संरचनाएं भी पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेडोनिया। तो तीन हो गए, पर्पटी, राइजोकार्पोन, पर्णिल, पार्मेलिया, और आपका छुपिल लाइकेन में कौन हो गया, क्लेडोनिया। अब देखिए लाइकेन में जनन, सबसे पहले जनन आता है इसमें कायिक जनन। तो देखिए लाइकेन में जो मोस्टली जनन है वो इसके कवक भाग में पाया जाता है। कवक ही है जो कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में भाग लेता है, और मोस्टली लैंगिक जनन में कौन भाग लेता है, कवक सदस्य ही भाग लेता है। तो कायिक जनन में सबसे पहले आता है विखंडन विधि। इसमें क्या होता है, कई बार लाइकेन का कुछ भाग जो
है वो हिरासत होकर मतलब नष्ट होकर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मृत हो जाता है और छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। और प्रत्येक खंड जो है अनुकूल परिस्थितियां आने पर विकसित होकर नया लाइकेन बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमें इसमें इसीडिया का निर्माण। इसीडिया क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये लाइकेन की बाहरी वलकुट वाला भाग है। अभी हमने 4 भाग पढ़े थे, बाहरी वलकुट, प्रकाश संश्लेषी भाग, मज्जा क्षेत्र और आंतरिक वलकुट। तो कई बार इसके बाहरी वलकुट वाले भाग पर एक अति वृद्धि के रूप में या एक आउट ग्रोथ के रूप में एक संरचना का निर्माण होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसीडिया बोलते हैं। ठीक है, ये इसीडिया वो वाला भाग है जिसकी केंद्रीय वाले भाग में कई बार क्या पाई जाती है, शैवाल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और ये कहां पर बनता है, बाहरी वलकुट वाले भाग पर पाई जाने वाली अतिवृद्धि होती है जो चिरकालिक अंग या पेरिनेटिंग ऑर्गन्स के रूप में पाया जाता है। चिरकालिक अंग मतलब वो वाला अंग जिसमें जनन करने की क्षमता होती है लेकिन शुष्क परिस्थितियों में वो सुषुप्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब सोया हुआ रहता है। और जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करके नए लाइकेन बॉडी का निर्माण करता है। दूसरा आता है सॉलिडिया। सॉलिडिया में देखो इसके बाहरी वलकुट पर पाई जाने वाली एक छोटी अतिवृद्धि होती है लेकिन वो किसके समान दिखाई देती है, कलिका या फिर बडनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, जिस पर की सलेटी रंग के चकत्ते पाए जाते हैं। यह भी एक चिरकालिक अंग है जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपने मातृ पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करती है। और नेक्स्ट आता है आपका बॉब्यूल्स। बॉब्यूल्स क्या होता है, जो पढ़ने लाइकेन होते हैं उनमें छोटी छोटी पत्तियों के समान एक बाह्य अतिवृत्तियां दिखाई देती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में मृत पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करती है। तो ये था इनमें काइजनन। अब देखिए नेक्स्ट आता है अलैंगिक जनन। हमें पता है कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला बीजाणु आता है ऑइडिया स्पोर्स। ऑइडिया स्पोर्स क्या होते हैं, कई बार जो लाइकेन के अंतर्गत जो कवक भाग पाया जाता है, मैंने बताया था कि जनन में कौन भाग लेता है, मोस्टली कवक। तो लाइकेन की बॉडी में जो कवक भाग मिलता है उसमें छोटे आकार के गोल बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे आकार के, छोटे आकार के और गोल बीजाणु मिलते हैं जो कि मात्र पादप से या कवक भाग से अलग होकर या कवक भाग से वृद्धि करके एक नया क्या बनाते हैं, कवक तंतु बनाते हैं। और ये जो नया कवक तंतु बनाते हैं जब किसी शैवाल कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो क्या बना लेता है, आपका नया लाइकेन बना लेता है। ऐसे ही एक होते हैं पिक्निडियो बीजाणु। पिक्निडियो बीजाणु भी क्या होते हैं, ये लाइकेन के आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले एक फ्लास्क नुमा बीजाणु होते हैं, अर्थात कवक का भाग होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरण करके या जर्मिनेशन करके नया कवक तंतु बनाते हैं। ये नया कवक तंतु किसके संपर्क में आता है, शैवाल कोशिकाओं के, और क्या बना लेते हैं, नया लाइकेन बना लेते हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है लाइकेन में, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मोस्टली कौन भाग लेता है, कवक भाग लेता है। ठीक है, तो देखो लैंगिक जनन में जो कवक वाला भाग लेता है, तो लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक फ्लास्क नुमा संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, लाइकेन में एक फ्लास्क नुमा संरचना देखने को मिलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। और एस्कस के अंदर कौन से बीजाणु पाए जाते हैं, एस्को बीजाणु, जो 4 से या 8 की संख्या में उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही साथ इस एस्कस के अंतर्गत जो नर जननांग होता है वो स्पर्मोगोनियम पाया जाता है और मादा जननांग जो है वो कॉर्कोगोनियम पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लाइकेन में नर जननांग को क्या बोलते हैं, स्पर्मोगोनियम, और मादा जननांग को क्या बोलते हैं, कॉर्कोगोनियम। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले स्पर्मोगोनिया की संरचना अपन देखते हैं। तो स्पर्मोगोनिया देखने पर एक फ्लास्कनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है जो कि कवक तंतुओं के ऊपर पाया जाता है।
साथ ही साथ इस फ्लास्कनुमा संरचना का जब आप आधारीय भाग देखते हैं तो यहाँ आधारीय भाग में एक संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेशिया बोलते हैं या नर युग्मक बोलते हैं। ठीक है, तो नर जननांग कैसा होता है, फ्लास्कनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है जिसके आधारीय भाग पर कौन लगे रहते हैं, स्पर्मेशिया या नर युग्मक। फिर देखते हैं अपन मादा जननांग कॉर्कोगोनियम। तो मादा जननांग कॉर्कोगोनियम अपन जब देखते हैं तो यह क्या होता है, एक लंबा बहुकोशिकीय कवक तंतु होते हैं जिनके अंतर्गत कुछ शैवाल कोशिकाएं क्या होती हैं, धसी हुई होती। तो ये बहुकोशिकीय लंबी तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं, कवक तंतु होते हैं जिनमें शैवाल कोशिकाएं धसी हुई रहती हैं। और जब कॉर्कोगोनियम अपन देखते हैं तो इसका आधारीय भाग क्या कहलाता है, एस्कोगोनियम कहलाता है। ठीक है, जो चौड़ा होता है, जबकि जिसमें कौन पाया जाता है, मादा युग्मक उपस्थित होता है, जबकि ऊपरी भाग सकरा होता है जिसको ट्राइकोगाइन कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्कोगोनियम या मादा जननांग एक लंबे बहुकोशिकीय कवक तंतु होते हैं जो कि शैवाल कोशिकाओं में धसे हुए रहते हैं, जिनका आधारीय भाग एस्कोगोनियम और ऊपरी भाग ट्राइकोगाइन कहलाता है। तो जैसे ही यहाँ इस स्पर्मोगोनियम से स्पर्मेशिया या नर युग्मक मुक्त होते हैं तो यहाँ एक ऊपर एक छिद्र पाया जाता है जिसको ऑस्टियोल कहते हैं। ठीक है, तो इस ऑस्टियोल छिद्र जैसे ही खुलता है तो स्पर्मेशिया यहाँ से मुक्त होते हैं और कॉर्कोगोनियम के कौन से वाले भाग की तरफ जाते हैं, ट्राइकोगाइन वाले भाग की तरफ जाते हैं। तो स्पर्मेशिया जैसे ही ट्राइकोगाइन के संपर्क में आते हैं तो इन दोनों के मध्य में पाई जाने वाली संपर्क भित्ति क्या होती है, गल जाती है। तो संपर्क भित्ति गलने से एक स्पर्मेशिया या एक नर युग्मक एस्कोगोनियम वाले भाग में पहुंचता है और मादा युग्मक के साथ क्या करता है, आपका संयुक्त हो जाता है और द्विकेंद्री या द्विकेंद्रकीय आपका युग्म अवस्था का निर्माण करता है, डाइकैरियोटिक स्टेज। मतलब जहां पर दो केंद्रक एक दूसरे के साथ एक पेयर के रूप में पाए जाते हैं, है ना। अभी यहाँ संयुक्त नहीं हुए, पेयर के रूप में मिलते हैं। कहां से, एक नर युग्मक तो ये था स्पर्मेशिया, दूसरा कौन सा था, मादा युग्मक या मादा आपका मेल फीमेल गैमेट, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, द्विकेंद्रकीय युग्म अवस्था बनाते हैं। आगे देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि नर युग्मक स्पर्मोगोनिया और मादा युग्मक वो मादा जननांग उनका था कॉर्कोगोनियम। उन दोनों के बीच में जब आपस में क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संयुक्त होता है तो क्या बनाता है, द्विकेंद्रकी युग्म अवस्था बनाता है, जिसको अपन युग्मकोद्भिद संपर्क भी कहते हैं। मतलब दो युग्मकों के आपस में संपर्क में आना। ठीक है, इसी के साथ साथ द्विकेंद्रक युग्म के बनने के साथ साथ जो स्पर्मोगोनिया के कुछ वंध्य कवक तंतु होते हैं जो जनन में भाग नहीं लेते, वो आगे विकसित होकर किसका निर्माण करते हैं, एक फ्लास्कनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्कोकार बोलते हैं। ठीक है, इस एस्कोकार के अंदर एक सह तंतुओं की क्या पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, एक लड़ी पाई जाती है। साथ ही साथ ये जो सह तंतु हैं, इन सह तंतुओं के बीच बीच में एक एस्कस संरचना भी उपस्थित होती है। एस्कस वो संरचना होती है जिसमें आगे जाकर कौन बनते हैं, एस्को बीजाणु बनते हैं। तो जहां जहां पर ये सह तंतु और एस्कस दोनों ही उपस्थित होते हैं उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, हाइमेनियम बोलते हैं। और हाइमेनियम के नीचे का भाग कहलाता है उपहाइमेनियम। ठीक है, साथ ही साथ देखिए जो द्विकेंद्रक युग्म है, मेरा आपका द्विकेंद्रक युग्म जो बना है वो आगे जाकर एक हुक समान संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रोजियर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रोजियर। और ये क्रोजियर आगे विभाजन करके 3 कोशिकाओं का निर्माण करता है। पहली आती है शीर्षस्थ एक केंद्रकीय कोशिका, दूसरी आती है उपशीर्षस्थ माध्यमिक कोशिका और तीसरी आपकी क्या आती है, आधारीय कोशिका। ठीक है, तो ये जो क्रोजियर है वो आगे जाकर कितनी कोशिकाएं बनाता है, 3 कोशिकाएं, शीर्षस्थ एक केंद्रकीय कोशिका, उपशीर्षस्थ माध्यमिक कोशिका और आधारीय कोशिका। अब
जिसमें कौन पाया जा रहा था, द्विकेंद्रक, मतलब जो दो केंद्रक पेयर के रूप में थे, वो दोनों केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। साथ ही साथ उपशीर्षक माध्यमिक कोशिका को क्रूप कोशिका भी अपन कहते हैं, याद रखना। अब जब दोनों केंद्रक जो डाइकैरियोटिक पेयर के रूप में थे, अब वो आपस में जुड़कर कैसा केंद्रक बनाते हैं, द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, जो कि एस्को बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करते हैं, ठीक है। और एस्को बीजाणु मात्र कोशिका में अब कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप कौन बनते हैं, एस्को बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 एस्को बीजाणु बनते हैं, ठीक है। तो जो क्रूप कोशिका थी उसमें दोनों केंद्रक जब आपस में जुड़ते हैं, देखो ये रहे दो केंद्रक आपस में जुड़कर एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, जो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एस्कस मदर सेल, ठीक है। एस्कस मात्र कोशिका के रूप में या एस्को बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में, जिसमें जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितने एस्को स्पोर्स बनते हैं, मतलब कितने एस्को बीजाणु बनते हैं, 4। और चारों एस्को बीजाणु आगे जाकर समसूत्री विभाजन करके कितने बीजाणु बनाता है, 8 एस्को बीजाणु बनाते हैं। और जैसे ही ये एस्को जो बीजाणु बनते हैं, एस्को बीजाणु को जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो प्रत्येक एस्को बीजाणु क्या बनाता है, कवक तंतु बनाता है, जो कि शैवाल कोशिकाओं के संपर्क में आकर नया क्या बना लेते हैं, लाइकेन बना लेते हैं, ठीक है। तो उपशीर्षक माध्यमिक कोशिका, जिसे क्रूप कोशिका कहते हैं, उसमें दोनों केंद्रक आपस में संयुक्त होकर द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, जो एस्को बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 एस्को बीजाणु बनते हैं, जो समसूत्री विभाजन करके 8 एस्को बीजाणु बनाते हैं। और प्रत्येक एस्को बीजाणु अनुकूल परिस्थितियां आने पर कवक तंतु निर्मित करता है, जो शैवालों के संपर्क में आकर नया लाइकेन बनाती है, ठीक है। आगे देखिए लाइकेन का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहला आता है पारिस्थितिकी क्षेत्र में इनका महत्व। तो देखिए लाइकेन जो है, मैंने आपको बताया मोस्टली चट्टानों पर पाए जाते हैं, और ये चट्टानों का अपक्षय या वेदरिंग करके चट्टानों को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, मृदा के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब मृदा निर्माण में भाग लेते हैं। साथ ही साथ ये ह्यूमस के निर्माण में भी भाग लेते हैं, जिसके कारण ये मृदा की जनन क्षमता भी बढ़ा देते हैं। जो लाइकेन है उनमें कठिन परिस्थितियों में वृद्धि करने की क्षमता भी पाई जाती है। साथ ही साथ ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, मतलब लाइकेन जो है वो प्रदूषण रहित वातावरण में पाए जाते हैं। यदि उस वातावरण में उनकी कमी हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि वहां पर किसकी मात्रा ज्यादा है, वायु प्रदूषण की। उसके बाद आता है भोज्य पदार्थ। कुछ लाइकेन का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। साथ ही साथ इनमें जो कवक सदस्य पाया जाता है उनसे मैनिटोल शर्करा प्राप्त की जाती है। लाइकेन को भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लेने से पहले सोडियम या पोटेशियम से धोया जाता है, फिर इन्हें पाउडर रूप में परिवर्तित करके इनका सूप बनाया जाता है, जैसे कि पारमेलिया का। फिर आता है चारे के रूप में। लेवोरिया पल्मोनेरिया नामक लाइकेन का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। फिर आता है औषधि के रूप में, जैसे देखो वही एल्गी है, लाइकेन है, लेवोरिया पल्मोनेरिया का उपयोग फेफड़ों के रोगों के उपचार में भी किया जाता है। एक और लाइकेन आता है पेल्टिगेरा कैनेना। इसको अपन डॉग मॉस भी कहते हैं, याद रखना इसका क्या नाम है, पेल्टिगेरा कैनेरा। इसका उपयोग हाइड्रोफोबिया बीमारी के इलाज में किया जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए औद्योगिक महत्व, वही आपका लेवोरिया पल्मोनेरिया का उपयोग चमड़े को रंगने में भी किया जाता है। साथ ही साथ इससे एक सुगंधित तेल भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। फिर आते हैं रोसेला टेंटोरिया का उपयोग रंजक या आपके स्टेनिंग जो मटेरियल होता है, रंजक पदार्थ रंगने के जो काम आते हैं वो पदार्थ बनाने में किया जाता है। इससे नीला लिटमस
पेपर भी बनाया जाता है। आपने सुना होगा नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, जो इसका उपयोग अम्लीयता व क्षारीयता के परीक्षण में किया जाता है। साथ ही साथ लेबोरिया पल्मोनेरिया, देखो एक ही नाम बार बार आ रहा है, मतलब उसके कितने सारे यूजेस हैं। इसका उपयोग पेय पदार्थ मतलब बियर बनाने में भी किया जाता है। अब देखिए लाभदायक उपयोग के बाद इनके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, जैसे मोस्टली जितने भी अधिकांश जो लाइकेन है, जैसे कि हमने पढ़ा था पर्पटी में, वो कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ों के तने पर। और पेड़ों के तने पर पाए जाने के कारण कई बार गर्मियों में ये अत्यधिक सूख जाते हैं, और सूखने के कारण ये किसको पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, जो कि पूरे जंगल की आग का कारण भी बन जाती है। कई बार ये जो है वो कांच पर भी उगाते हैं, और कांच पर उगने के कारण ये कुछ कार्बनिक पदार्थों को स्रावित करते हैं, जो कि कांच को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जैसे घरों में कांचों पर उगाएं। साथ ही साथ ये संगमरमर को भी क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लाइकेन रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे स्ट्रोंशियम भी स्रावित करते हैं, जो त्वचा के संपर्क में आने पर चर्म रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा लाइकेन खत्म होता है। तो लाइकेन किन किन के बीच का सहजीवी संबंध है, शैवाल और कवक का। शैवाल और कवक आपस में सहजीवी संबंध के रूप में एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा लाइकेन के बारे में पढ़ा, लाइकेन विज्ञान की किस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है, उसको लाइकेनोलॉजी या शैवाल विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, शैवाल हमने लाइकेन का आर्थिक महत्व पढ़ा, इसका लाभदायक हानियां पढ़ी, साथ ही इसमें लैंगिक जनन पढ़ा। लैंगिक जनन मोस्टली कौन से सदस्य में मिलता है, कवक में पाया जाता है, इनके प्रकार पर। ठीक है, तो ये पूरा आपका लाइकेन यूनिट 4 का लाइकेन चैप्टर है आपका पूरा। ठीक है, थैंक यू सो मच।